खबर भारत में बड़ी खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भूपेश बघेल एक्शन में नजर आए। जी हां, इस बार वो पहुंचे हैं बलरामपुर और सरगुजा संभाग के बलरामपुर में पहुंचकर उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, राशन से संबंधित तमाम जानकारियां ली। राशन कार्ड से नाम कटने की शिकायत उन्हें मिली। मौके पर पंचायत सीएमओ को निलंबित भी कर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस बार एक्शन मोड पर है भूपेश। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर संवाददाता खबर भारत के लिए हसनैन आलम से हम बातचीत करेंगे। हसनैन, जिस तरह से खबर आई है भूपेश बघेल से जुड़ी हुई, और अब सीजी के जो मुख्यमंत्री हैं वो शायद पहले से ज्यादा सतर्क, अलर्ट मोड पर, और इस बार तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए निलंबित भी कर दिया सीएमओ को। जी, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो भूपेश बघेल हैं, वो प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र के दौरे की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जनता से जुड़ी सरकारी संस्थाओं के निरीक्षण के लिए भी पहुंच रहे हैं। भेंट मुलाकात अभियान के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं। इस दरमियान कुसमी नगर पंचायत पहुंचे, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करते हुए शशि कला नामक महिला की शिकायत प्राप्त हुई। उन महिला ने शिकायत मुख्यमंत्री से की कि उनका राशन कार्ड से नाम जो सूची है उससे काट दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। शिकायत मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर बलरामपुर से बात की और लापरवाही बरतने वाले नगर पंचायत सीएमओ एसके दुबे को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दे दिए। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उक्त महिला शशि कला बरगाह को तत्काल राशन कार्ड जारी कर दिया गया है। राशन कार्ड मिलने पर हितग्राही परिवार सीएम का आभार व्यक्त भी जताया है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक महिला की समस्या नहीं होगी, मुझे लगता है हसनैन, ये कई सारे लोगों की समस्याएं होंगी, और इन समस्याओं का निवारण जिस तरह से सीएम भूपेश साहब ने तुरंत किया है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर, उनसे जुड़ी हुई, और जिस पर उनको संज्ञान में लेना चाहिए, वो तमाम मामला शायद लोगों से सीधे रूबरू होना चाहिए। इस महिला ने संपर्क किया। जी, मैं कहना चाहूंगा मैम कि जिस तरह से प्रदेश के सीएम जो है वो 90 विधानसभा के दौरे पर हैं और सीधे जनता से भेंट मुलाकात अभियान के तहत उनसे मुलाकात कर उनकी समस्या से रूबरू हो रहे हैं। इससे सामने यह खुलकर आएगा कि जितनी भी जनता है वो अपनी समस्या उनसे सीधे कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जिस तरह से दर्शकों हमने सुना, हसनैन आलम हमारे से जुड़े थे बलरामपुर से, और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से नगर पंचायत सीएमओ दुबे को निलंबित कर दिया गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। इस बार सीएम भूपेश बघेल शायद किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। सीएमओ को निलंबित कर दिया उन्होंने, और राशन कार्ड में दरअसल नाम कटने की जो शिकायत उनको मिली थी उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। और इसी के साथ अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो खबर है चित्रकूट से। मौसम का मिजाज चित्रकूट में बदल चुका है। बिजली की चमक के साथ आंधी तूफान चले और झमाझम बारिश का दौर भी, और इस बारिश के साथ ओले गिरने की भी खबर आई। चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत भरी खबर। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, एक खुशनुमा मौसम नजर आ रहा है। ओले भी गिरे इस बीच, लेकिन गर्मी से राहत महसूस की लोगों ने। चित्रकूट का हम दृश्य आपको बता रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। इस समय तेज गर्मी की खबरें हम लगातार चला रहे थे, आपको तापमान के बारे में बता रहे थे। वहां का मौसम कैसा रहा, चित्रकूट से सीधे जुड़े हुए हमारे साथ अरुणेश सिंह फोन लाइन पर। अरुणेश, तस्वीरों से तो बहुत राहत यहां तक भी पहुंची जहां बारिश नहीं हुई। कब हुआ ये दृश्य देखने को, कब मिला ये सुखद तस्वीर? दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां सुबह से ही कड़ी चिलचिलाती धूप थी, लेकिन बाद दोपहर 2 बजे के लगभग अचानक बादल छाए और तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ में ओले भी गिरे और तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में तो काफी राहत मिली है। जहां 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल,
क्या है वहाँ, अब स्थितियां क्या बन रही हैं? मतलब बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा? मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? मौसम वैज्ञानिक का तो अभी मौसम फिलहाल इसी तरह बने रहने की आशंका जताई गई है, लेकिन अगले आने वाले 1-2 दिनों में इससे तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बारिश गिरने से कई तरह की बीमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन अगर दूसरी तरफ किसानों के दृष्टिकोण से ये बात देखी जाए तो शायद उनके लिए कहीं सुखद खबर नहीं कही जा सकती। जी बिल्कुल, जैसे कि इस समय बागवानी का समय चल रहा है, तो इस समय किसानों की दृष्टि से बारिश बहुत ही अच्छे मौके में हुई है और इस तरह से बारिश हो जाना कृषि और बागवानों को लेकर काफी खुशी बढ़ गई है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो शायद उनके लिए शायद एक बार फिर से उनकी चिंता की लकीर उनके माथे पर होगी। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करेंगे कि राहत ही मिले, उससे आफत ना बन जाए ये बारिश। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश हमसे जुड़ने के लिए। चलिए इस खबर के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के से खबर, बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जी हां, 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका मिला। कांग्रेस के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीहोर जिले के 100 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम शिवराज वीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ली गई है। कांग्रेस को एक बार फिर से ये शतक भारी पड़ गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप चलरेजा। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब कांग्रेस इस वक्त क्या करेगी और आने वाले समय में 2023 जो कि चुनाव बहुत नजदीक है, आने वाले समय की क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि हाल ही में बैठकों का दौर चल रहा है। कमलनाथ जी के यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई और उसके बाद ये एक झटका जो मिला है, उसके पीछे का कारण क्या? हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप चलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। जी प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जो शतक गिर चुका है और कहा जाए कि बीजेपी के पाले में एक बार फिर से, मतलब इसकी क्या नीति पहले से ही बना ली गई थी? ये राजनीति में रणनीति का ये जो दौर है, ये कब खत्म होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज 100 से ज्यादा जो कांग्रेस के समर्थक थे, वो उन्होंने आज जो है बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, लगभग सीहोर के आसपास के जो क्षेत्र के जो छोटे कद के जो नेता होते हैं, आज उन्होंने पूरे जो है कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होकर कमर तो कांग्रेस की जरूर तोड़ी है। देखिए, चाहे ये किसी भी तबके में आते हो, ये चाहे वहाँ के सरपंच हो या ग्रामीण है, उन्होंने आज इस बात को लेकर के ये दिखा दिया है कि मध्य प्रदेश में 2023 को लेकर कितनी कश्मकश बनी हुई है। देखिए, ये 100 समर्थकों का जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए लगातार जिस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, कई जगहों पर ये देखा कि जो सागर है या आसपास के क्षेत्र है, वहां पर सदस्य भी नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, 50 लाख सदस्यों का लक्ष्य जो था वो कांग्रेस ने रखा था, लेकिन दूसरी उलट ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो कार्यकर्ताओं का रुझान है वो कम हो रहा है और बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। तो यकीन मानिए कि 2023 को लेकर जितनी खींचतान अभी मची हुई है, कहीं उससे ज्यादा आने वाले समय में और ज्यादा देखी जा सकती है। बिल्कुल, इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का क्या कहना है, खास तौर से अगर पूर्व सीएम की बात की जाए, कमलनाथ साहब? देखिए, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों को सदस्यता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक बड़ी चीजें और भी देखने में निकल आई कि अब जो दमोह के पैटर्न पर जो चुनाव लड़ने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं निकल के जरूर आ रही है। देखिए, इसके पहले हमने देखा कि अभी चुनाव जब हुए थे, उसमें से जो विधायक थे उनको जो कई जो बड़ी पद थे, चुनाव लड़ने से जो इच्छुक थे जिला अध्यक्ष, उन्हें बदलने जाने की बात जो है वो निकल के आ रही है। कि साथ साथ कई ऐसे अन्य कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर ये पूरी चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी तक तो चुनाव हुआ नहीं, उसके पहले ही टिकटों में घमासान। तो देखिए, आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस और ज्यादा झटके खा सकती है,
देखिए बात अगर 100 कार्यकर्ताओं के चले जाने की अगर हम करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान जो है वो अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदरूनी खींचतान है वो कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं छोटे कद के नेताओं की कहीं ना कहीं जो ये कहा जा सकता है कि उनकी पूछ परख न होना या उनके काम के प्रति जो है कहीं ना कहीं ये देखा जाए असमानता जो रहती है कि बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाती या उनकी बातों को सुना नहीं जाता या उनके द्वारा जो छोटे कद के नेताओं को जो बड़े कद के नेताओं के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ये पूरी तमाम चीजें हैं जो आज निकल के सामने और 100 से करीब 100 जो कार्यकर्ता है आज बिल्कुल प्रदीप, बीजेपी सरकार जो है, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार मोदी साहब से काफी प्रभावित है शायद क्योंकि आज ही उन्होंने ये बात कही। वो दौरे पर हैं डेनमार्क के, 3 दिन का जो दौरा उनका चल रहा है उसमें डेनमार्क जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चलो भारत। तो बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में कह गई कि चलो बीजेपी, और 100 विकेट गिर गए कांग्रेस के। निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में बात कही कि प्रदेश के अंदर निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के लगातार उन्होंने संबोधन किया। तो उन्होंने एक चीज और भी कही थी इसमें कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो यहाँ से करीब हर भारतीय मूल 5 नागरिकों को भारत दर्शन करने के लिए भेजे। देखिए भारत दर्शन करने का तात्पर्य ये रहेगा कि जब वो यहाँ पर आएंगे और बड़ी संख्या में विदेशों में भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति की 5 लोगों को भारत के लिए अक्सर करता है तो कहीं ना कहीं मानिएगा जब वो भारत में आएगा तो भारत की कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ने की जो बात है वो जरूर देखी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा काफी सुझारू भी है और लगातार जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बूथ को कैसे मजबूत करना है, साथ साथ कार्यकर्ताओं को कैसे साथ में लेकर चलना है, ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार करते आ रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने कुछ दिनों पूर्व सुदेव का जो उनका मंडल का बैठक थी वो उन्होंने ली। जैसे बीएलओ को क्या जवाबदारी सौंपी जाएगी, बूथ में कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करेगा, मतलब सीधा संवाद जो है वो प्रदेश अध्यक्ष करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन यही चीज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन 100 लोगों के जाने का मतलब है कि कम से कम उनके 1000 वोटों का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब जो आने वाले 2023 के चुनाव में झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़कर तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो खरगोन से जुड़ी हुई है। अब खरगोन आजाद हुआ। जी हाँ, कर्फ्यू जो लगा हुआ था उस कर्फ्यू से मुक्ति मिलती है खरगोन को। कर्फ्यू में मिली बड़ी राहत, कल से खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं 24 दिन बाद ये कर्फ्यू खत्म होता है। शांति समिति की बैठक में फैसला लिया गया। हिंसा के बाद प्रतिबंधात्मक आदेश वापस। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से खरगोन में कर्फ्यू खत्म होता है अब लोगों के लिए राहत, यानी कर्फ्यू का खत्म होने का मतलब है कि अब अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। शायद अब कहीं ना कहीं वो जो डर है जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाया गया था उस डर से थोड़ी राहत। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज से 24 दिन पूर्व हमने देखा था खरगोन में एक हिंसात्मक घटना घटी थी जिसके बाद जो माहौल था कहीं ना कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। ऐसे में जो प्रशासन था या सरकार थी उसके द्वारा किसी अपनी घटना को दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो उसको लेकर के कर्फ्यू जो था वो जरूर लगाया गया था। देखिए शुरू के दिनों में कर्फ्यू में किसी प्रकार की नहीं दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हालात पटरी पर लौट गए, पटरी पर जैसे ही हालात लौटे हैं अब धीरे धीरे कर्फ्यू पटरी को अब बढ़ाने की बात जो थी वो हमने अब कभी नहीं देखी है। देखिए लगातार पहले 4 घंटे की छूट, इसके बाद 6 घंटे की छूट, अब जो है वो छूट का दायरा जो लगभग 8 बजे तक लगभग 11 घंटे तक था। पेट्रोल पंप खोल दिए गए थे, कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जो सुचारू रूप से चालू हो चुकी थी। लेकिन देर शाम तक अब कुछ समय पहले ही एक बड़ी बैठक जो है वो शांति समिति की जो है खरगोन में बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान में ये निर्णय लिया गया कि जो परिस्थितियां इस समय है वो प्रशासन के साथ इसको पूरी बातों को रखा गया। हर चीज के निष्कर्ष निकालने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं कर्फ्यू में जो भीड़ थी उसे पूरी तरह से राहत आम जनता को दे दी गई है। लेकिन मानिए बड़ी राहत है और आम जनता के लिए
वो घटना को देखा था। बिल्कुल, जिस तरह से अब चूंकि कर्फ्यू हट चुका है खरगोन में, यानी कि अब जो दंगे पर राजनीतिक दंगल जो मचा हुआ था, कहीं ना कहीं अब उसको भी विराम लगेगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद प्रदीप, क्योंकि हम कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं और अगली बड़ी खबर हम नरसिंहपुर से बताएंगे, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं नरसिंहपुर से। अगली बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे संवाददाता के साथ, पहले खबर आपको बता दें कि नरसिंहपुर में 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने हत्या भी की उसकी। परिजनों के साथ शादी में शामिल होने गई थी बच्ची। निजी गार्डन में था शादी समारोह। रात को आरोपी ने दिया घटना को अंजाम। घर के नौकर ने ही छीनी एक मासूम की जिंदगी। पुलिस ने किया आरोपी नौकर को गिरफ्तार। स्टेशनगंज थाने का ये मामला है। नरसिंहपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घर के एक नौकर ने ही घर का चिराग बुझा दिया। जी हां, 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों के साथ शादी में गई थी वो बच्ची। निजी गार्डन में शादी समारोह था और रात को आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। स्टेशनगंज थाने का ये मामला बताया गया है। और हमारे साथ नरसिंहपुर जिले से जुड़े हुए हैं मनोज नूरिया संवाददाता, हम उनसे चर्चा करते हैं। जी मनोज, क्या है तमाम जानकारी? जी, नरसिंहपुर की कल रात की ये पूरी घटना है, जिसमें बीरा मैरिज लॉन में जो है एक शादी समारोह था। वहाँ पर एक परिवार जो है वो शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचा था। वहीं पर परिवार जो है पूरे 2 बच्चे परिवार के साथ पहुंचा। तो वहीं पर जो उनके घर में काम करने वाला जो उनका नौकर था, बड्डू था उसका नाम है, वो बच्ची को लेकर पास के खेत में वहां पर गया और उसके साथ उन्होंने रेप किया। उसके बाद जो है उसकी हत्या कितने समय से वो नौकर, जी बिल्कुल मनोज, सवाल उठता है कितने समय से वो नौकर काम कर रहा था उस घर में? लगभग 2 साल से उनके यहाँ पर काम कर रहा था। वो काफी जो उनके परिवार का जो है वो काफी विश्वास पात्र था। पहले तो परिवार वाले विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये जो उनके यहाँ पर जो काम करने वाला उनका जो नौकर है उस तरह की कृत्य कर सकता है। क्या उम्र रही होगी उसकी? लगभग 25 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। और जो है वो जब पहले जो है वो बच्ची को लेकर जो है पास के खेत में गया और जब वहां लौट के आया तो वो अकेला था। तो परिवार वालों को शक हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस में शिकायत की लगभग 3 बजे। उसके बाद जो पुलिस ने जो है वो टीम गठित की, 4 जो सदस्यीय टीमों गठित करने के बाद में सूक्ष्मता से जो है उसकी जांच की। तो जो है वो नौकर के पास शक हुआ। उसके बाद कड़ाई जब पुलिस ने पूछताछ की तो जो आरोपी है उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये स्वीकार किया कि ये सब हत्या और रेप उसने किया। जी बिल्कुल मनोज, ये हम अक्सर जागरूकता की जब भी बात करते हैं तो जिस तरह से अभी नया जो फरमान जारी हुआ है सरकार की तरफ से कि किराए से रखने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है थाने में, ये अच्छी तरह पता है उन लोगों को भी कि घर में नौकर के रखने से पहले उसका आधार कार्ड, उसके बारे में तमाम जानकारियां थाने में देनी होती हैं। तो क्या पहले इस 2 साल से काम कर रहे इस नौकर की तमाम जानकारी थाने में थी? वो कहाँ से आता है? क्या उसके खिलाफ पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका तो नहीं रहा? ये तमाम जानकारियां थाने से मिल जाती हैं अगर समय रहते उस व्यक्ति के बारे में जिसको हम काम पर अपने घर पर रखने वाले हैं उसकी जानकारी थाने में दे दी जाए तो। जी, लगातार जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर आप कहीं किसी को किराए से मकान दे रहे हैं या कोई अगर आप यहाँ पर काम कर रहा है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा लें, उसकी छानबीन करें और पुलिस में जो है उसके जो है मुसाफिर या अन्य चीज जो है आधार कार्ड को जमा करें। उसके बाद ही नौकर या जो मकान है किसी को भी किराए से दें। पर लोग जो है भावना देकर या ये सब जो उलझनों
से बचने के लिए यही तो दिक्कत है मनोज, और इस तरह की घटनाएं तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम सब जागरूक नहीं हो जाते, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए ही है। तमाम जानकारियां उन तक पहुंचनी बेहद जरूरी है और इस खबर के माध्यम से शायद ये जागरूकता का एक काम करे। वो बच्ची तो शायद वापस अब नहीं आ सकती, उस परिवार पे जो पहाड़ गिरा है वो वापस नहीं हो सकता, मतलब उस तकलीफ को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर इस खबर के माध्यम से जागरूकता भेजी जा सकती है और फैलाई जा सकती है, जानकारी दी जा सकती है लोगों के बीच में कि अगर आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत जाकर थाने में दीजिए, उसका आधार कार्ड दीजिए, ताकि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके यहाँ काम करने वाला है या काम कर रहा है तो तुरंत उसको रोका जा सके या घर से निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जुड़कर तमाम जानकारियों के लिए।